हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं भारत की जलवायु में भारत की चक्रवात पढ़ने। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो चक्रवात होता है उससे जुड़ी हर चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि भारत के चक्रवात की क्या विशेषता है, उसकी क्या संरचना है, वो कैसे पैदा होता है और भारत के मौसम पे ये जो चक्रवात होता है कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भारत के मौसम पे प्रभावित होना, यानी भारत के किन किन क्षेत्रों पर इस चक्रवात के कारण वर्षा होती है और किन किन क्षेत्रों पे वर्षा नहीं होती है। और लास्ट में देखेंगे लोग कि चक्रवात की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु होने के पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात से पहले इसके वीडियो में हमने पढ़ाया है कि लौटते मानसून के समय से ही भारत में दो तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। पहला घटना होता है कि जैसे ही मानसून भारत से लौटता है तब ITCZ जो अपने आप को पश्चिमोत्तर में स्थापित किया हुआ रहता है, अब वो भी भारत के दक्षिणी छोर से होते हुए अब लौटने लगता है। और उसी टाइम ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो कमज़ोर होने लगता है और उत्तर पूर्व मानसून अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली कर लेता है, जिसका कारण होता है कि बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और कहीं कहीं कम होती है। यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से भी ये जो भारत के पूर्वी तट का राज्य है जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जो प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं, इन क्षेत्रों पे वर्षा देखने को मिलती है। और दूसरा हम लोग देखे थे कि भारत के बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है और वो जैसे ही चक्रवात उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने के बाद अपने से वो पूरब की ओर चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो पूरब की ओर चलता है तो भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं जो उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहाँ पे टकराता है और वहाँ पे मुख्य रूप से वर्षा देखने को मिलता है। तो ये था पिछला चैप्टर में जिसमें हम लोगों ने लौटते मानसून के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक तरीका से झलक के रूप में देखे थे। लेकिन इस पार्ट में हम लोग चक्रवात को काफ़ी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में चक्रवात या कहीं भी चक्रवात उत्पन्न होने के पीछे कारण होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती रहती है और घूर्णन करते करते उस पे निम्न दाब और उच्च दाब बन जाता है, जिसके कारण होता है कि उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब के जो क्षेत्र होते हैं उसको भरने के लिए वो चल पड़ती है। यानी कि जहाँ भी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहाँ पे उच्च दाब की जो वायु होती है वो चल देती है उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। और ये जो हवा निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आती है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच करके वो गोल गोल घूम करके आती है। ठीक है, यानी ये जो गोल गोल घूमता है इसके पीछे भी कारण होता है। कारण ये होता है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो वो कोरियोलिस बल को उत्पन्न करता है। यानी कि यही जो कोरियोलिस बल होता है वो हवाएं को गोल गोल घुमाने का कार्य करता है। ये जो कोरियोलिस बल है इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं जब भारत की वनस्पति हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल देख लेते हैं कि कोरियोलिस बल के कारण ही निम्न दाब के क्षेत्र में जो हवा प्रवेश करती है वो गोल गोल घूम करके उस क्षेत्र तक पहुँचती है। ठीक है, और यही जो हवा का वृत्ताकार या गोल गोल घूमना होता है यही चक्रवात का निर्माण करता है। ठीक है, तो यही था चक्रवात। यानी चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न दाब और उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और वहीं पे निम्न दाब के क्षेत्रों को भरने के लिए उच्च दाब से हवाएं आती है और वो जो हवा आती है वो डायरेक्ट उसके केंद्र पे नहीं पहुंचती, यानी निम्न दाब के क्षेत्र पे डायरेक्ट नहीं पहुंचती, यानी कि ऐसे सीधे सीधे नहीं पहुंचता है।
वो गोल गोल घूम करके आती है, जिसका कारण होता है कि यही हवाएं चक्रवात निर्माण कर देती है। ठीक है, ये जो चक्रवात का निर्माण होता है उसका जो केंद्र होता है उस पे सबसे कम दाब होता है, यानी वायु का जो सबसे कम दाब होता है वो चक्रवात के केंद्र पर होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं 920 MB। MB मतलब मिली बार, यानी वायु दाब को हमेशा मिली बार में मापा जाता है। तो चक्रवात है, ये चक्रवात के जो केंद्र है उस पे 900 मिली बार का वायु दाब बन रहा है। और जैसे ही इस केंद्र से आगे बढ़ते हैं तब वो जो मिली बार है यानी चक्रवात की वायु दाब है वो बढ़ रहा है, यानी 920 से 940, उसके आगे 960, उसके आगे 970। ये जो चक्रवात होता है ये छोटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो व्यास होता है, यानी कि चक्रवात का केंद्र का व्यास जो होता है वो 20 से 25 किलोमीटर का होता है। और वहीं पे इसका जो आउटर एरिया हो गया, यानी चक्रवात के जो बाहरी हिस्सा या बाहरी सतह होता है वो 500 से 600 किलोमीटर के बीच में होता है। यानी कहने का मतलब है कि चक्रवात का केंद्र सबसे छोटा होता है, वो छोटा में भी होता है 20 से 25 किलोमीटर, और उसका जो बाहरी किनारा होता है वो लगभग 500 से 600 किलोमीटर के बीच में होता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख कहते हैं, यानी कि जहाँ भी चक्रवात उत्पन्न होता है उसका जो केंद्र होता है उसको आँख बोलते हैं, यानी चक्रवात का आँख। यहाँ पे जो हवाएं उच्च दाब से आती है, यानी इसके केंद्र पे निम्न दाब बनता है, और वहीं निम्न दाब बनने के कारण उच्च दाब से हवाएं आती है उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए, और आते टाइम में वो गोल गोल घूम करके आती है। तो ये जो हवाएं आती है वो चक्रवात के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल केंद्र होता है चक्रवात का, वहाँ पे हवाएं जो उच्च दाब से आ रही है वो नहीं पहुंच पाती है। यानी कि केंद्र के कुछ दूरी पर ही एक निश्चित सीमा के बाद वो हवाएं ऊपर उठ जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल केंद्र पे जो हवाएं उच्च दाब से आ रही है वो नहीं पहुंच पाती है, और केंद्र के कुछ दूरी पर से ही वो हवाएं ऊपर उठ जाती है। जैसे हमने जब ITCZ के बारे में पढ़ाया था तब हम बताया था कि यहाँ पे अभिसरण क्षेत्र होता है, और अभिसरण क्षेत्र में जहाँ पे निम्न दाब का केंद्र होता है वहाँ पे हवाएं नहीं पहुँच पाती है और कुछ दूरी पर ही वो ऊपर उठ जाती है। ठीक ऐसा ही चक्रवात के साथ भी होता है। इसका जो मेन केंद्र है वहाँ पे हवाएं नहीं पहुँच पाती है, और एक निश्चित सीमा से ही हवाएं ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और ऊपर उठ करके एक दीवार का निर्माण करता है जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात की दीवार। यानी कि जो हवाएं निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए आ रही है वो केंद्र से कुछ दूरी पर से ही पहले वो ऊपर उठ जा रही है, और ऊपर जो उठती है एक निश्चित सीमा में ऊपर उठती है, और वही जो सीमा होता है चक्रवात का दीवार का निर्माण करता है। अर्थात उसी सीमा को चक्रवात का दीवार कहते हैं। यही है चक्रवात का दीवार। ये जो चक्रवात का दीवार होता है जो ऊपर जाता है तो मेघ का निर्माण करता है। ठीक है, मेघ का निर्माण यानी बादल का निर्माण करता है। और जो केंद्र होता है चक्रवात का उसके ऊपर का जो मौसम होता है वो काफ़ी साफ होता है, अर्थात मेघ रहित होता है, यानी बादल नहीं होता है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ भी मेघ या बादल होता है वहाँ पर वर्षा होता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि चक्रवात के केंद्र पर वर्षा नहीं होता है, और चक्रवात की जो दीवारें हैं वहाँ पे वर्षा होता है। इस चित्र से आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो दीवार है ये ऊपर उठ रहा है और ये मेघ का निर्माण कर रहा है। यही है मेघ यानी बादल। ठीक है, यही बादल जो होता है वर्षा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात जिम्मेवार होता है। यानी
चक्रवात के जो केंद्र होता है उसमें वर्षा नहीं होता है, और लेकिन उसके जो दीवार है वहाँ पे वर्षा होता है। चक्रवात के केंद्र में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको महसूस भी नहीं होता है कि हम चक्रवात के बीच में खड़े हैं, अर्थात चक्रवात के केंद्र पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण होता है कि यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल होता है। यानी कि चक्रवात में आप खड़े हो लेकिन फिर भी लगेगा कि हम काफ़ी शांत जगह पर खड़े हैं। ये महसूस होता है कि हम चक्रवात के केंद्र में खड़े हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद महसूस होता है। कुछ देर बाद महसूस होने के पीछे कारण होता है कि हमने बताया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होने के बाद अपने से पूरब दिशा की ओर भ्रमण करता है। यानी चक्रवात एक जगह उत्पन्न होता है और वो मूव करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चलता है। तो उसी टाइम जब चक्रवात उत्पन्न होने के कुछ देर बाद जब वो मूव करता है अर्थात भ्रमण करता है, तब उसके केंद्र में खड़े व्यक्ति को महसूस होता है कि हम चक्रवात के चपेट में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब तक चक्रवात मूव न करे अर्थात भ्रमण न करे, तब तक उसके केंद्र में यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तब वो अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगा कि हम चक्रवात के केंद्र में खड़े हैं। ठीक है, तो ये था चक्रवात का संरचनात्मक विशेषता जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि चक्रवात के जहाँ भी उत्पन्न होता है उसके लिए ज़रूरी क्या होता है। ठीक है, चक्रवात हमेशा हर जगह नहीं हो सकता है, यानी हर जगह नहीं पैदा हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चक्रवात हमेशा सागर में ही होगा, यानी कि जहाँ भी समुंदर है वहीं पे चक्रवात आ सकता है। और उसमें भी होता है कि जब भी सागर के जो सतह होते हैं उसके जो टेम्परेचर या तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तब भी वहाँ पे चक्रवात का निर्माण होगा। लेकिन जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस से यदि कम सतह गर्म है, यानी कि जो सागर है उसकी सतह 27 डिग्री कम से तापमान है, तब वहाँ पे चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। 27 से 26, 25, 24, 23 कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे चक्रवात नहीं हो सकता है। सबसे कम जो टेम्परेचर या तापमान होना चाहिए चक्रवात निर्माण के लिए, तो वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है अर्थात तापमान ज़्यादा रहता है 27 या 27 से अधिक, वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और जहाँ भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है चक्रवात का निर्माण का। ठीक है, यही कारण है कि जहाँ भी 27 डिग्री सेल्सियस से सतह का तापमान कम होता है वहाँ पे चक्रवात पैदा नहीं होगा। इसलिए चक्रवात को अधिकतर रूप से विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर या तापमान होता है विषुवत रेखा के आसपास का, वो 27 डिग्री या 27 डिग्री से ज़्यादा का होता है। और भी हम लोग देखते हैं कि चक्रवात उत्पन्न से जुड़ी कुछ बातें, यानी कि जहाँ भी चक्रवात उत्पन्न होता है वो हमेशा जिस भी महाद्वीप के आसपास उत्पन्न होगा उसके पूरब दिशा में ही होता है। यानी चक्रवात किसी भी महाद्वीप के पूरब दिशा में ही वो पैदा होता है अर्थात उसका निर्माण होता है। जैसे ये भारत हो गया, ये भारत महाद्वीप है, इसका ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी सागर है, वहीं पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण हो रहा है। और इसी तरीक़ा से जितने भी मतलब दुनिया में महाद्वीप है उसी के पूरब दिशा में ही हमेशा ये जो चक्रवात है वो उत्पन्न होता है, अर्थात चक्रवात हमेशा महाद्वीप के पूरब में ही होता है। और दूसरा कारण है, और दूसरे में जहाँ भी कोरियोलिस बल 0 होता है वहाँ पे चक्रवात का निर्माण नहीं होता है, और जहाँ भी कोरियोलिस बल 0 होता है वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमने बताया
कि जब भी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च दाब से हवाएं आती है तो वो गोल गोल घूमती है। तो गोल गोल घूमने के पीछे कारण क्या था? तो वो कोरियोलिस बल ही था। यानी जहाँ भी कोरियोलिस बल नहीं होगा तो ये जो हवाएं उच्च दाब से आ रही है वो गोल गोल नहीं घूमेगी। और जब भी वो गोल गोल नहीं घूमेगा तब चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए कि जहाँ भी कोरियोलिस बल जीरो होता है अर्थात कोरियोलिस बल काम नहीं करता है वहाँ पे चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ध्रुव पर कोरियोलिस बल होता है। यानी कि वायुमंडल के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा कोरियोलिस बल होता है, फिर भी वहाँ चक्रवात नहीं होता है। यानी चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। उसके पीछे कारण होता है कि ध्रुव पे ठंडी हवाएं चलती है जिसके कारण चक्रवात नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ भी टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो सकता है और जहाँ 27 से कम होगा वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि कोरियोलिस बल अधिकतम वायुमंडल के ध्रुव पे होता है लेकिन फिर भी वहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि चक्रवात का स्रोत क्या है। यानी चक्रवात जो उत्पन्न होता है उसकी सहायता कौन करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब ये जो चक्रवात का जो स्रोत होता है वो दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और दूसरा होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण क्या होता है और संघनन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं। वाष्पीकरण जो होता है वो द्रव से गैस में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि कहीं भी पानी गिरा हुआ है और कुछ देर बाद वो सूख गया, यानी वो पानी कहाँ चला गया? तो वो भाप बन के वाष्प में बन गया। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। और जब भी जो गैस होता है जब वो द्रव में आ जाता है उसी प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी जो जल से वाष्प बन करके ऊपर उड़ गया है और वहीं जो ऊपर उड़ा है यानी गैस बन गया है, गैस के रूप में वो काम करने लगा है, और वहीं जो गैस कुछ ऐसा हुआ कि गैस फिर वो जल बन जाए तो उसी को बोलते हैं संघनन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण बोलते हैं और गैस से द्रव बनना संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा चक्रवात का निर्माण कराती है। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। हमने तो देखा, अभी तक हमने देखा कि वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहने का मतलब है कि जहाँ भी जल वाष्प बनता है उसके साथ साथ जिस जगह पे वो जल होता है तो भाप बनने के समय ही उस जगह का जो एनर्जी या ऊर्जा होता है वो साथ लेकर के उड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है और जब वो भाप बन करके वाष्प में बदल गया तो उसी टाइम जो ज़मीन का एनर्जी था, जो ऊर्जा था, वो भी साथ में लेकर के उड़ जाता है। ठीक है, इसको देखने के लिए जब भी आदमी को गर्मी होता है, पसीना होता है तो पंखे के पास जाता है। तो पंखे के पास जैसे ही जाता है तो उसको ठंडी महसूस होती है। उसके पीछे कारण होता है कि जैसे ही पंखा चालू करते हैं तो वो जो द्रव या जो पसीना होता है स्किन पे उसको तो उड़ा देता है, यानी वो भाप बन जाता है, और उसके साथ साथ जो स्किन की गर्मी होती है, जो तापमान होता है, उसको ले करके भी वो उड़ जाता है। ठीक है, जिसका कारण होता है कि पंखा के पास बैठने पर ठंडी महसूस होने लगता है। ठीक है, और ठीक इसी तरीक़ा से जो जल या सागर के जो सतह से जो जल था वो वाष्पीकरण हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया। और जो ऊपर जाने के बाद ठंडी का सामना करना पड़ा जिसके कारण वो वाष्पीकरण जो था फिर से जल के रूप में पृथ्वी पे आ गया, उसी को बोलते हैं संघनन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चक्रवात की मृत्यु कैसे हो जाती है।
जब तक चक्रवात को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होते रहती है, तब तक चक्रवात काम करते रहता है, अर्थात वो भयंकर रूप लेकर के तबाही मचाने लगता है। ये जो तबाही मचाने के पीछे कारण होता है कि जो निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है उसमें जो हवाएं आती है उच्च दाब से, वो काफ़ी तेज़ी से आती है, यानी उसकी जो गति होती है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो केंद्र पे निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो आउटर हवाएं आ रही है गोल गोल घूम करके, वो काफ़ी तेज़ी से आती है, यानी उसकी जो गति होती है वो काफ़ी तेज़ होता है। उसका जो गति होता है 220 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो सकता है या होता भी है। और यही कारण होता है कि चक्रवात के चपेट में जो भी चीज़ आता है उसको वो उड़िया देता है। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी हो गया, बस हो गया, या कुछ भी घर पंडाल कुछ भी जो चक्रवात के चपेट में आता है तो वो बहुत दूर तक ले मतलब चला जाता है हवा के कारण। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या होता है कि हवाएं की गति होती है वो काफ़ी तेज होता है। तो ये जो चक्रवात काम करते रहता है अपना तूफानी काम, वो कब तक करते रहता है, जब तक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और संघनन के गुप्त ऊष्मा उसको प्राप्त होते रहता है। और जैसे ही गुप्त ऊष्मा उसको प्राप्त नहीं होता है तब चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कारण होता है कि ये जो चक्रवात जैसे ही जलधारा से ये स्थल खंड की ओर प्रवेश करता है, अर्थात स्थल खंड से टकराता है, तब चक्रवात की मृत्यु देखने को मिलती है। और तीसरा कारण होता है कि चक्रवात जैसे ही ठंडी इलाका में पहुंचता है, यानी कि ये जो उत्पन्न हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, लेकिन यही चक्रवात जो भ्रमण करते रहता है, जिसको हमने पहले भी बताया कि चक्रवात जो एक जगह उत्पन्न होता है और वहीं पे नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता है। और भ्रमण करते करते जैसे ही ये ठंडी इलाका में चला जाता है जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहीं पे जा कर के चक्रवात खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जो वर्षा देखने को मिलता है वो चक्रवात के दीवार के ही साथ मिलता है, यानी कि जहाँ भी चक्रवात की दीवार जिस क्षेत्र पे पड़ती है वहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। तो यही था चक्रवात, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में पढ़े, यानी चक्रवात की विशेषता से लेकर के उसके पैदा होने से लेकर के अर्थात निर्माण से लेकर के उसके मृत्यु तक हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में देखा। अब हम लोग यहीं पे भारत की जलवायु को समाप्त करते हैं, और भी इसमें जो टॉपिक बचा होगा हम लोग काफ़ी सर्च करके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग लाएंगे, लेकिन भारत के भूगोल में हम लोग कोई और चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।